बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सी लैंग्वेज को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। जितने भी कंसेप्ट्स हम लोग सी लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं, आज हम लोग उनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। हर कंसेप्ट्स को पहले तो हम लोग उस कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसके साइंटिक्स को समझेंगे। फिर हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिकली कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करेंगे, ताकि आप लोगों को जितने भी डाउट्स हैं आपके सी लैंग्वेज के बारे में, या आप लोगों को किसी प्रोग्राम की समझ नहीं आ रही, तो आपके वो जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट जो है, जितने भी हमारे पास बिगनर्स हैं जो सी लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई बंदे जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उनको कोडिंग करते वक्त डिफरेंट एरर्स फेस करना पड़ते हैं, तो वो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं सी लैंग्वेज के बारे में वो सारे ख़त्म किए जा सकें। सी लैंग्वेज जो है, यहाँ पर हम वीडियो के अंदर हमने लैंग्वेज को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले तो हम लोग थ्योरी को समझा करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस चीज़ को जिसको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है उसके साइंटिक्स को समझेंगे, और फिर उसको कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं कुछ सी लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। फर्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम। प्रोग्राम हम लोग कहते हैं एक ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंप्यूटर्स को देते हैं, और कंप्यूटर से जो प्रोग्राम हमारा है वो कंप्यूटर को बताता है कि आपने क्या करना है और कैसे करना है। जैसे कि हम लोग अपने कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र्स और ऑफिस सूट्स। अब हम लोग डेली बेसिस पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूनक्स है, या फिर अगर हम लोग एप्पल के यूज़र्स हैं तो हम लोग आईओएस यूज़ करते हैं। अब जितने भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे ओवरऑल जितना भी हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। हमें खुद से कोई काम नहीं करना पड़ता, हम लोग जस्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपना विंडो इंस्टॉल करते हैं, और हमारा जो कंप्यूटर है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कंप्यूटर को प्रिपेयर कर देता है हमारे यूज़ के लिए। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरफेस काम करता है हमारे और कंप्यूटर के दरमियान, ताकि हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सकें। सेकंड हमारे पास है वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट के ऊपर जो वेब पेजेस पड़े हुए हैं उनको देखने के लिए। जैसे अगर हमने फेसबुक, यूट्यूब या किसी और वेबसाइट्स को देखना है तो हम लोग वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं, जिनमें हमारे पास क्रोम आ जाता है, ओपेरा आ जाता है, या फिर अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के यूज़र हैं तो माइक्रोसॉफ्ट हमें एज ब्राउज़र की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। थर्ड हमारे पास ऑफिस सूट है। तो ऑफिस सूट के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस की फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, उनके अंदर हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं। अब प्रोग्राम्स क्या होते हैं वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम्स कंप्यूटर को बताते हैं क्या आपने करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ये जितने भी प्रोग्राम हैं ये किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं। अब जो कोई भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो तीन चीज़ों पे बेस कर रही होगी: कमांड्स के ऊपर, इंस्ट्रक्शंस के ऊपर और साइंटिक्स के ऊपर। अब साइंटिक्स हम लोग कहते हैं सेट ऑफ रूल्स डेवलप्ड बाय द डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज या डेवलपर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब साइंटिस्ट रूल्स को कहते हैं जो कोई भी अगर हम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जिसने बनाई है, जो उसका डेवलपर है वो डेवलप करता है, तो हम लोग जितना भी कोड लिखेंगे, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो हम लोग उस साइंटिक्स को मद्देनजर रखते हुए वो सारी इंस्ट्रक्शंस देंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो तरह कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, और सेकंड जो कैटेगरी है वो है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज की। अब लो लेवल लैंग्वेजेस हम लोग ऐसी लैंग्वेजेस को कहते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के तो करीब होती हैं, लेकिन जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं इनसे बहुत दूर होती हैं। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर वो लैंग्वेजेस अंडरस्टैंड नहीं करता जो हम इंसान यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकते हैं,
हम लोग उर्दू को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, हम लोग हिंदी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हार्डवेयर हैं वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब लो लेवल लैंग्वेजेस को मज़ीद दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास मशीन लैंग्वेज है और सेकंड हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। मशीन लेवल लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है और मशीन लैंग्वेज वो वाहिद लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड करता है। जब भी हम लोग कोई कोड मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे तो वो आप जब भी हम लोग कंप्यूटर के ऊपर रन करेंगे तो कंप्यूटर उसे डायरेक्टली अंडरस्टूड करेगा, क्योंकि ये उसकी नेटिव लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज है। तो जितना भी कोड हम लोग मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे वो एक तो कंप्यूटर के ऊपर डायरेक्टली कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करेगा और उसकी जो एग्जीक्यूशन होगी वो दूसरी लैंग्वेजेस की निस्बत फास्ट होगी। और मशीन लैंग्वेज के अंदर हम लोग जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या कोड लिखेंगे वो बाइनरी फॉर्म में होगा, 0 1 की फॉर्म में होगा। सेकंड जो लो लेवल लैंग्वेज की टाइप है वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स और प्रोग्रामेबल डिवाइसेस के लिए। असेंबली लैंग्वेज के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोग रिप्लेस कर देते हैं इंग्लिश वर्ड्स में, जिन्हें हम लोग नीमोनिक्स कहते हैं। इसके अंदर जो एम है वो साइलेंट है। अब असेंबली लैंग्वेज भी क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है लेकिन कंप्यूटर इसे डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की दूसरी टाइप है वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी ह्यूमन बॉडीज हैं वो इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हैं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो सारी इंग्लिश वर्ड्स के अंदर होती हैं। जैसा कि हमने अगर कंप्यूटर को कोई चीज़ प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम लोग इनपुट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। इनपुट से मुराद है हम लोग कुछ चीज़ डाटा कंप्यूटर के अंदर इंटर कर रहे हैं, और अगर हमने किसी चीज़ को स्क्रीन के ऊपर दिखाना है तो हम लोग उसके लिए प्रिंट का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अब इसकी लैंग्वेज के अंदर एग्जांपल्स जो हैं वो है सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज है जो हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। सेकंड हमारे पास जावा है। आज की दुनिया में जावा जो है वो सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है और ये हमें स्ट्रॉन्ग फीचर्स प्रोवाइड करती है नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास पास्कल है। पास्कल दोनों तरह की साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस डेवलप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोटोन है। फोटोन स्टैंड्स फॉर होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। इट हैज़ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज। इसके अंदर हम लोग मैथ्स के रेलिवेंट बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है वो है बेसिक। बेसिक स्टैंड फॉर करता है बिगनिंग ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, और ये यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स अर्ली एजेस में ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड हम लोग उस सारे कोड को कहेंगे जो हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज की हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, सी प्लस प्लस, जावा है, रूबी है, हमारे पास पास्कल है। तो इसके अंदर जितना भी हम लोग कोड कहेंगे उसको हम लोग कहेंगे ये हमारा सोर्स कोड है। और सोर्स कोड कभी भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टूड नहीं करता, क्योंकि ये उसकी अपनी लैंग्वेज के अंदर नहीं लिखा गया, ये हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड ऐसे कोड को कहते हैं जो मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए, यानी कि इसकी जो फॉर्म होगी वो बाइनरी फॉर्म होगी। जितना भी कोड हम लोग बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखेंगे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड का नाम देंगे। और क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है तो इसको अंडरस्टैंड करना कंप्यूटर के लिए इजीली वो अंडरस्टैंड कर लेगा, क्योंकि ये उसकी अपनी लैंग्वेज के अंदर सारा परफॉर्म किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज प्रोसेसर और ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? अब हम लोग जितना भी कोड लिखेंगे, क्योंकि इजी है हमारे लिए हाई लेवल लैंग्वेज, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग जितना भी कोड लिखें वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर होगा। लेकिन कंप्यूटर जो है वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को।
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट ट्रांसलेटर्स यूज़ करेंगे जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दें मशीन लैंग्वेज में। तो इसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपाइलर है, सेकंड इंटरप्रेटर है सॉरी, और थर्ड हमारे पास असेंबलर है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम जो है वो सेम है। कंपाइलर क्या करता है और इंटरप्रेटर ये दोनों करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देते हैं मशीन लैंग्वेज के अंदर। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम लोग लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसके अंदर असेंबली लैंग्वेज भी आ जाती है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो इसलिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर। अब इन दोनों की सिर्फ वर्किंग डिफरेंट है। कंपाइलर क्या करता है कि एट अ टाइम, एक ही टाइम में जितना भी प्रोग्राम हमने लिखा है उस सारे को कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज के अंदर। जब वो कन्वर्ट करेगा, अगर उसके अंदर कुछ साइंटिफिक एरर आया है तो वो हमें शो करवा देगा। लेकिन जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होंगे तब किसी तरह का भी हमें एरर शो नहीं करवाएगा। अगर हम लोग इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोग्राम्स की इंस्ट्रक्शंस को चेक करता जाता है। जैसे ही हम लोग एक लाइन लिखते हैं प्रोग्राम्स की, अगर तो हम लोग इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं तो हम लोग इंटर करेंगे तो वहीं पे हमें बता देगा कि इस लाइन में अगर कोई एरर, साइंटिफिक एरर मौजूद है तो वहीं पर शो कर देगा। न थर्ड जो है वो हमारे पास असेंबलर है। असेंबलर सिर्फ यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए, जो क्या करता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस है उनको कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। जो हमारी सी लैंग्वेज है ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज थी पुराने ज़माने के अंदर। आज तो हमारे पास बहुत सारी एडवांस लैंग्वेजेस आ गई हैं, लेकिन आज के ज़माने में भी काफ़ी हद तक एप्लीकेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट में यूज़ होती है। अब ये डेवलप की थी डेनिस रिची ने एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972 में। सी हमारी ड्राइव की गई थी बी से। बी का जो एडवांस वर्जन था वो था सी। तो बी डेवलप की थी केन थॉमसन ने इन 1969। अब सी लैंग्वेज जो बनाई गई थी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए बनाई गई थी अंडर यूनिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। ये काम करती थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंडर। अब हमारे पास हैं सी लैंग्वेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सी लैंग्वेज की खसूसियात क्या हैं? क्योंकि सी सबसे पहले है इजी टू लर्न, क्योंकि सी हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो ह्यूमन के करीब होती हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये इंसानों के लिए लर्न करना, सीखना इजी है। सेकंड है इजी एरर डिटेक्शन, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जितना भी कोड लिखा जाएगा वो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा। जैसे कि हमारे इंग्लिश है तो इसके अंदर हमारे लिए एरर फाइंड करना इजी है, रेदर देन अगर हम लोग यूज कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज लेवल लैंग्वेज के अंदर एरर्स को फाइंड करना वो बहुत टफ है, क्योंकि उसकी जो फॉर्म है वो सारी बाइनरी फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। तो अगर तो हम लोग काम कर रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो हमें हार्डवेयर के बारे में अगर इल्म ना भी हो तो हम लोग इसके अंदर प्रॉपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशीन इंडिपेंडेंस। अब जो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं या सी लैंग्वेज है, ये हमें प्रोवाइड करती है हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई भी प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है वो हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर हमने प्रोग्राम सी में लिखा है तो हम लोग उसे इंटेल के प्रोसेसर पे भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, मोटरोला के प्रोसेसर पे भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं और AMD प्रोसेसर्स के ऊपर भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हमारे ऊपर किसी तरह की बाउंडिंग नहीं है कि अगर हमने सी लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम इंटेल के प्रोसेसर्स पे लिखा है तो हम लोग सिर्फ उसी पे के ऊपर ही एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मोड प्रोग्रामर्स। क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज इजी है लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत, तो ये इजी होने की निस्बत, क्योंकि इसके अंदर हम लोग सारी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर्स को अपनी तरफ इंगेज करती है। शॉर्टर प्रोग्राम्स, जितने भी हम लोग प्रोग्राम्स लो लेवल लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज की निस्बत बहुत
शॉर्ट होते हैं। इसकी वजह ये है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के अंदर या मशीन लैंग्वेज के अंदर, तो अगर हमने एक बाइट या फिर एक करैक्टर लिखा है तो उसके अगेंस्ट जो कोड होगा वो 8 बिट्स का होगा। तो यहाँ पर हम लोग एज अ करैक्टर को वैसे ही लिख सकते हैं। तो इसलिए इसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो शार्टर होंगे। हाउ टू राइट अ प्रोग्राम, कि हम लोग एक प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। अब जिस मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्राम लिखें, चाहे वो सी लैंग्वेज हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो या कोई और दूसरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसका स्ट्रक्चर सेम होगा। तो हमने अब ये डिस्कस करना है कि वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर, कि हम लोग जब सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब भी हम लोग प्रोग्राम की बात करेंगे तो उसके अंदर 3 चीज़ें मस्ट इंक्लूड होंगी। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, सेकंड मेन फंक्शन उस प्रोग्राम के अंदर होगा, और थर्ड प्रोग्राम बॉडी उस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होगी। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम लोग कहते हैं ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग कंपाइलर को देते हैं ताकि एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है मेन फंक्शन के अंदर एंटर होने से पहले कंपाइलर क्या करता है, हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को रीड आउट करता है। अब जितनी भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं वो स्टार्ट होती हैं हैश सिंबल से, और उनके आगे हम लोग इंक्लूड का कीवर्ड लिखते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग लाइब्रेरी का नाम लिखते हैं, चाहे वो हमारी stdio हो या फिर हमारी वो conio हो, जिसको हम लोग कंसोल इनपुट आउटपुट कहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हम लोग उस प्रोग्राम की बॉडी को स्टार्ट कर देंगे, जिसके अंदर हम लोग प्रोग्राम की जो रियल लॉजिक है, जिसके बारे में हमने प्रोग्राम लिखना है, वो इम्प्लीमेंट कर दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमने लिखी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब ये जितनी भी 3 चीजें हैं बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखा करेंगे, फिर हम लोग मेन फंक्शन लिखा करेंगे, और थर्ड पे हम लोग प्रोग्राम बॉडी लिखा करेंगे। अब जो प्रोग्राम बॉडी है वो मेन फंक्शन का हिस्सा हुआ करेगी। अब सबसे पहले कंपाइलर क्या करेगा, हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को रीड आउट करेगा कि इसके अंदर किस चीज की इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब जिस तरह की हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का नाम जिस तरह का लाइब्रेरी नेम लिखा होगा, उसी तरह का कंपाइलर नीचे काम करेगा। लेट्स सपोज अगर हमने प्रोग्राम के अंदर इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस को परफॉर्म करवाना है, तो हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर हम लोग stdio.h का यूज करेंगे, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अगर हम लोग इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं करते तो प्रोग्राम के अंदर हम लोग इनपुट और आउटपुट के ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर तो हम लोग इनपुट और आउटपुट की स्टेटमेंट्स को लिख देंगे और ऊपर हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स नहीं लिखते, तो एरर साइंटिक्स एरर जनरेट करवा देगा कंपाइलर। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं अपने डेव के अंदर। हम लोग सबसे पहले डेव को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ फाइल पे, न्यू पे, सोर्स फाइल। पहले हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि हम लोग इसको सेव करेंगे। हम लोग यहाँ लिखते हैं इंट्रोडक्शन, और इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .c रखेंगे, क्योंकि हम लोग सी के अंदर कोड करेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखेंगे जो स्टार्ट होती थी हैश सिंबल से। फिर उसके अंदर हम लोग उसके आगे इंक्लूड का कीवर्ड लिखते थे, और फिर हम लोग कोफुट्स के अंदर लाइब्रेरी नेम लिखते थे। सेकंड हम लोग क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद हम लोग प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम बॉडी के अंदर हमने जो काम परफॉर्म करवाना हो वो लिखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमने कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे। उसके अंदर लिख देते हैं वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, और स्टेटमेंट्स के एंड पे हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे। अब जितना भी ये हमारा सिंपल प्रोग्राम है जो 2-3 हिस्सों पे कंसिस्ट करता है, सबसे पहले हम लोग लाइब्रेरी नेम लिखा जिसको हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज बोलते हैं, फिर हमने मेन फंक्शन लिखा,
और थर्ड पे हमने प्रोग्राम बॉडी लिखी जिसके अंदर हमने जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन थी या जो एक्चुअल हमने आउटपुट लेनी थी प्रोग्राम से वो लिख दी। अब हम लोग इसको कंपाइल करेंगे। जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पे एरर शो करवा रहा है। अब ये हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का नाम गलत लिखा हुआ है, असल में इसका नाम है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब ये हमें एरर शो करवा रहा है यहाँ पर। लें जी, रन हो गया। अब जो हमने स्टेटमेंट लिखी हुई थी वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग वो एग्जैक्ट प्रिंट हो गई है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अंदर एक और स्टेटमेंट ऐड करवा देते हैं, हेलो वर्ल्ड। इसके एंड पे हम लोग सेमीकोलन का यूज करेंगे। अब हम लोग इसको रन करते हैं। अब इसने दोनों को साथ साथ प्रिंट करवा दिया, वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग ये चाहते हैं कि एक लाइन के ऊपर वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग आए और सेकंड लाइन के ऊपर हेलो वर्ल्ड आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग \n यूज करेंगे। अब हम लोग इसको रन करते हैं तो फर्स्ट लाइन पे वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग और सेकंड पे हेलो वर्ल्ड चला गया। अब \n क्या करता है, किसी भी आउटपुट को जब हमने न्यू लाइन पे भेजना होगा तो हम लोग \n का यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितनी तरह के एरर्स होते हैं और हम लोग उनको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हाउ टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र, कि हम लोग प्रोग्राम लिखते हुए या प्रोग्राम जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, रनिंग कंडीशन में हमारा प्रोग्राम होगा, तो हम लोग यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे। पिछले प्रोग्राम्स के अंदर या पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जब हम लोग प्रोग्राम लिख रहे होते थे तो वहीं पर ही वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन जब हमारा प्रोग्राम चलता था, रनिंग कंडीशन में जाता था, तो उस वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि यूजर से रन टाइम पे वैल्यूज इंटर करवाया करेंगे। अब वैल्यू इंटर करवाने से पहले हम लोग सीखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन टर्म क्या है। वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन नेम है जहां पर हमारे डाटा ने स्टोर होना है। अब जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके साथ दो चीज़ें होंगी वेरिएबल डिक्लेरेशन के साइंटिक्स के अंदर। फर्स्ट हम लोग उसकी डाटा टाइप लिखेंगे, फिर हम लोग उसका उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे। डाटा टाइप शो करेगी कि इस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डाटा स्टोर होना है। अगर हमने इंटीजर डाटा स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम लोग इंट डाटा टाइप लिखेंगे। अगर हमने पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम लोग फ्लोट डाटा टाइप यूज करेंगे। अगर हमने करैक्टर्स के अंदर वैल्यूज स्टोर करवानी है तो हम लोग उसके लिए करैक्टर डाटा टाइप यूज किया करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन, जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल नेम को स्पेसिफाई करते हैं और उसकी डाटा टाइप को स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। जब भी हमने वेरिएबल बनाना है तो उसके वेरिएबल के नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले है जो आपका वेरिएबल है वो लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर पर कंसिस्ट करेगा। इसके अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम्स के अंदर। सेकंड है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। तो जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो उसका जो पहला वर्ड है वो या तो अंडरस्कोर होगा या फिर लेटर होगा। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अब जब वेरिएबल आप नाम बना रहे होंगे तो उसके अंदर आप लोग स्पेसेस यूज नहीं कर सकते। फोर्थ हमारे पास है बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड। अब जब भी आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर कोड करते हो तो जितने भी इसके कीवर्ड्स हैं वो सारे हम लोग लोअर केस के अंदर लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग खुद से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें अलाउ है, हम लोग उसे अपर केस में भी लिख सकते हैं और लोअर केस के अंदर भी लिख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग एक वेरिएबल का नाम लिख लेंगे तो उसी तरह जिस तरह हमने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करवाया होगा सारे प्रोग्राम के अंदर उसी तरह यूज करेंगे। स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। किसी तरह का भी हम लोग स्पेशल सिंबल्स एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास @ साइन है,
हमारे पास डॉलर साइन है, हमारे पास कंकैटिनेशन साइन है, तो हम लोग ये चीज़ें वेरिएबल नेम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल नेम। और जो हमारे रिजर्व वर्ड हैं, जैसे हमारे पास इंट है, फ्लॉट है, इफ है, रिजर्व वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी लैंग्वेज ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है। लास्ट पे हमारे पास है वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर फॉर ओनली वन डाटा टाइप। जब भी हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो सिर्फ एक ही डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर करेंगे। जैसे हमारे पास मार्क्स है, तो मार्क्स अगर हम लोग उसकी डाटा टाइप इंट रखते हैं तो वो पूरे प्रोग्राम के अंदर उस मार्क्स की डाटा टाइप इंट ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप स्पेसिफाई करती हैं कि किस तरह का डाटा हमारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर होगा। जैसे हमारे पास इंट डाटा टाइप है। इंट डाटा टाइप अगर हम लोग वेरिएबल जब डिक्लेयर करवा रहे हैं तो वेरिएबल नेम के साथ अगर हम लोग इंट यूज करते हैं तो उसके अंदर हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर होंगी। तो अगर हम लोग फ्लॉट यूज करते हैं तो उसके अंदर रियल वैल्यू स्टोर होंगी। अगर हम लोग डबल यूज करते हैं तो उसके अंदर लार्ज रियल वैल्यूज स्टोर होंगी। तो अगर हमने कोई कैरेक्टर्स वैल्यू स्टोर करवानी है या अपना नाम स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम लोग केयर की डाटा टाइप यूज किया करेंगे। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेव को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने दो वैल्यू यूजर से लेनी है, बेस की वैल्यू और हाइट की वैल्यू। थर्ड हमने क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का जो फार्मूला है वो होता है एरिया इक्वल टू 0.5 क्रॉस बेस क्रॉस हाइट। तो सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम के अंदर अपनी प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज को इंक्लूड करवा लेंगे। फिर नीचे हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। अब प्रोग्राम बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ इंटर करवानी है, हमने बेस हाइट इंटर करवानी है। तो हम लोग एक बेस नाम का बेस, क्योंकि हम लोग अशारिया के अंदर भी इंटर करवा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्लॉट के अंदर उसकी डाटा टाइप फ्लॉट रख लेंगे। हम लोग एक बेस नेम का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सेकंड हमने क्या करनी है कि हमने हाइट की वैल्यू भी यूज़र से ही इंटर करवानी है। सेकंड हम लोग हाइट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हमने थर्ड क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है, मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं उनको एरिया के अंदर स्टोर करवाना है। तो हम लोग डबल डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एरिया। अब हमने यूज़र से वैल्यू मांगनी है बेस के लिए। तो हम लोग सबसे पहले यूज़र को मैसेज देंगे कि वो क्या करे, इंटर बेस, कि वो बेस की जो वैल्यू है वो इंटर कर दे। स्कैन एफ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। क्योंकि हमने इसकी डाटा टाइप फ्लॉट रखी हुई थी तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ यूज़ करेंगे और यहाँ पर कंकैटिनेशन साइन और जिसके अंदर वैल्यू भेजनी है। तो हमने वैल्यू भेजनी है बेस के अंदर। अब बेस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन रनिंग कंडीशन में लेके जाएंगे। सेकंड हमने क्या करना है, यूज़र से हमने हाइट भी मांगनी है। तो हम लोग कहेंगे कि इंटर हाइट। अब स्कैन एफ के थ्रू हम लोग हाइट को इंटर करवा लेंगे हाइट नाम के वेरिएबल के अंदर। अब हमारे पास बेस भी आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। थर्ड हमने क्या करना है कि हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला होता है 0.5 क्रॉस बेस। बेस की जो वैल्यू है वो हमारे बेस नाम के वेरिएबल के अंदर हम लोग स्टोर करवाएंगे और हाइट की हाइट नाम के अंदर। अब ये जितनी भी वैल्यूज हैं वो एरिया नाम का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है उसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब हमने क्या करना है कि एरिया को प्रिंट कर देना। तो अगर कभी भी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। तो डबल कोटेशन के अंदर हम लोग मैसेज देंगे एरिया इक्वल टू, अब जिस टाइप की आगे हमने डाटा रखवाना है, हमने अब जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो एरिया के अंदर है और एरिया की डाटा टाइप है डबल। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं परसेंटेज एफ कामा और यहाँ पर एरिया। एंड पे हम लोग टर्मिनेटर यूज करेंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग पहले कंपाइल कर लेंगे। कंपाइल करने से पहले हम लोग इसको सेव करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करते हैं तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है। फिर हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो सबसे पहले ये जितना भी प्रोग्राम है एक सीक्वेंस के तहत एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हमने प्रिंट आउट करवाया हुआ है इंटर बेस।
तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं बेस इंटर करता हूँ। सेकंड मैं क्या करूँगा कि हाइट इंटर करूँगा। हाइट में 120 इंटर करता हूँ। अब मेरे पास एरिया आ गया है 2700.00। इस प्रोग्राम के अंदर हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने एरिया को फाइंड किया। यूज़र से हमने वैल्यूज़ ली हैं, यूज़र से हमने इनपुट ली है और उन इनपुट्स को हमने मल्टीप्लाई करवा के आपस में एरिया को फाइंड किया है। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कितनी टाइप्स के ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं सी या C++ लैंग्वेज के अंदर। अब सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास सिंबल्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं डाटा के ऊपर डिफरेंट एक्शंस या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। जब भी हम लोगों ने डाटा के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो हम लोग वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे। अब ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास हैं लॉजिकल और असाइनमेंट ऑपरेटर्स, फिर हमारे पास हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पोस्ट फिक्स के अंदर हम लोग पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स फॉर्म के अंदर हम लोग इनको यूज़ कर चुके हैं। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो आप चैनल पे जाके दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी सी लैंग्वेज के अंदर या फिर C++ लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अगर हमने डाटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वहाँ पर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर हमने दो वैल्यूज़ को ऐड करना है तो हम लोग उसके लिए प्लस का साइन यूज़ करेंगे। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो उसके लिए माइनस का। अगर हमने मल्टीप्लाई करना है दो वैल्यूज़ को तो उसके लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन साइन यूज़ करेंगे। और अगर हमने दो वैल्यूज़ को डिवाइड करना है एक दूसरे के ऊपर तो हम लोग वहाँ पर डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे। और अगर हमने रिमाइंडर फाइंड करना है दो इंटीजर वैल्यूज़ का, याद रखें कि हमेशा हम लोग रिमाइंडर दो इंटीजर वैल्यूज़ का फाइंड कर सकते हैं। हम लोग कभी भी एक फ्लॉट वैल्यू हो हमारे पास और एक इंटीजर हो उसका हम लोग रिमाइंडर फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, हमने अगर प्रोग्राम के अंदर किसी कंडीशन को स्पेसिफाई करना है तो वहां पर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज हमने प्रोग्राम के अंदर फाइंड करना है कि हमारी जो दो वैल्यूज़ हैं, हमारे पास A की वैल्यू है और B की वैल्यू है, तो हमने प्रोग्राम के अंदर फाइंड करनी है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है कौन सी लोअर है, तो वहां पर हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ किया करेंगे। अब ये हमें दो तरह के रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं, या तो ये हमें ट्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे या फिर हमें फॉल्स रिजल्ट्स फाइंड प्रोवाइड करेंगे। अब इनके अंदर हमारे पास आ जाता है ग्रेटर देन का ऑपरेटर। अगर हमने कोई वैल्यू को ग्रेटर देन फाइंड करना है तो वहां पर हम लोग ग्रेटर देन, और अगर लोअर देन यूज करना है तो वहां पर हम लोग लोअर देन ऑपरेटर यूज करेंगे। और अगर हमने दो वैल्यूज को इक्वल करना है या हमने इक्वलिटी को चेक करना है दो वेरिएबल्स के अंदर तो वहां पर हम लोग डबल इक्वल का साइन यूज करेंगे। जो सिंगल इक्वल है वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो क्या करता है जो हमारी राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता है। तो अगर हमने इक्वलिटी फाइंड करनी है तो वहां पर हम लोग डबल इक्वल का साइन यूज करेंगे। फिर हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर। तो अगर हमने फाइंड करनी है जो हमारी राइट साइड पे वैल्यू है वो ये तब ट्रू प्रोवाइड करेगा रिजल्ट्स जो हम जब हमारे पास राइट साइड पे जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर तब काम करता है जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है वो या तो लोअर होगी या फिर इक्वल होगी, तब ये ट्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर। अब ये जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है ये कब काम करता है, अगर हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू है वो जो राइट साइड की वैल्यू के अगर इक्वल नहीं है तो ये ट्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ये जितनी भी हम लोग कंडीशंस परफॉर्म करेंगे ये सारी क्या होंगी, ये फॉल्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग कंपाउंड कंडीशंस को एवेलुएट करने के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमने मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करना है वहाँ पर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं।
अब लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास तीन तरह के हैं। सबसे पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर के लिए हम लोग 2 बार एंड साइन यूज करते हैं। अगर हम लोग सिंगल एंड साइन यूज करेंगे तो साइंटिक्स एरर जनरेट करवा देगा, क्योंकि सिंगल एंड को हम लोग कंकैटिनेशन साइन कहते हैं, जो हम लोग स्कैनएफ के अंदर यूज करते हैं। अब ये ट्रू रिजल्ट्स तब प्रोवाइड करेगा एंड ऑपरेटर जब हमने जितनी भी कंडीशंस लिखी हुई हैं वो सारी ट्रू होंगी। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स होगी या सारी फॉल्स होंगी तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। एंड ऑपरेटर तब ट्रू रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है जब जितनी भी कंडीशंस हैं वो सारी ट्रू हों। नेक्स्ट हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर प्रोग्राम के अंदर या जो कंडीशंस कंपाइलर चेक कर रहा है उनके अंदर कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारे रिजल्ट्स ट्रू प्रोवाइड कर देगा। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स होंगी तो तब ये रिजल्ट्स फॉल्स प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज ये रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू प्रोवाइड करता रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये जितने भी हमारे रिजल्ट्स हैं कंडीशंस के उनको रिवर्स कर देता है। ये ट्रू तब रिजल्ट प्रोवाइड करता है जब कंडीशन फॉल्स होगी, और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, फॉल्स रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमने अब हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमने 34 वैल्यू y को असाइन करनी है तो हम लोग दरमियान में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे। लास्ट पे हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या करता है, जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग क्विकली और इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग n प्लस इक्वल टू 10 लिखते हैं, ये इक्विवेलेंट किसके है, n इक्वल टू n प्लस 10। तो अगर हमने n इक्वल टू n प्लस 10 लिखना है तो हम लोग फास्टली अगर हमने प्रोग्रामिंग करनी है तो हम लोग सिंपल n प्लस इक्वल टू 10 लिख सकते हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम लोग जितने भी काम है वो क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर्स शुरू करेंगे, जहां पर हम इफ और इफ एल्स को देखेंगे और डिफरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे सी लैंग्वेज के अंदर। पहले लेक्चर्स में जितना हमने पढ़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपनी सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोग ऐड करवाएंगे अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सबसे पहले ऐड करवाने के बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे और फिर प्रोग्राम बॉडी स्टार्ट कर देंगे। अब जब भी हम लोग कैलकुलेटर को यूज़ करते हैं तो हम लोग दो वैल्यूज़ इंटर करते हैं। तो दो वैल्यूज़ इंटर करते हैं तो उन दो वैल्यूज़ ने आपस में ऐड होना होता है, सब्ट्रैक्ट होना होता है या मल्टीप्लाई होना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपने प्रोग्राम के अंदर दो वैल्यूज़ को इंटर करवाएंगे। तो जब भी दो वैल्यूज़ को इंटर करवानी है तो उनके लिए हम लोग सबसे पहले जिस चीज़ के अंदर स्टोर करवानी है उसको क्रिएट करेंगे। तो हम लोग वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अब हम लोग जब भी कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर कि जब भी हम लोग न्यूमेरिक वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करवाएं हम लोग इंट डाटा टाइप यूज़ करते हैं। तो हम लोग इंट और आगे वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एक्स और वाई। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज़र को मैसेज देंगे कि वो एंटर करे फर्स्ट वैल्यू। अब यूज़र के पास रन टाइम पे प्रिंट हो जाएगा कि वो फर्स्ट वैल्यू इंटर करे। अब हमने एक्स के अंदर वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम लोग स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। स्कैन एफ के बाद डबल कोटेशन में हम लोग फार्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स की डाटा टाइप इंट है तो उसके लिए हम लोग %d लिखेंगे और डबल कोटेशन के बाहर हम लोग कॉमा लगाकर कंकैटिनेशन साइन यूज़ करेंगे और इसके साथ हम लोग उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो हम लोग वैल्यू भेजेंगे एक्स के अंदर।
अब हमारे पास पहली वैल्यू x की आ जाएगी, सेकंड हम लोग फिर मैसेज देंगे यूजर को तो अब वो सेकंड वैल्यू इंटर करे। अब हम लोग scanf के थ्रू वैल्यू को इंटर करवाएंगे y के अंदर, कंकैटिनेशन साइन और y। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। हमने क्या करना है, हमने जो वैल्यूज आई हैं उनको प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है और हमने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करवाना है और उनको डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस के लिए हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं सब, माइनस के लिए हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, प्लस के लिए हम लोग सम, माइनस के लिए सब नाम का वेरिएबल क्रिएट करवा लेते हैं और मल्टीप्लाई के लिए हम लोग mult नाम का, और डिवाइड क्योंकि हमारे पास जब भी हम लोग दो वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो वो पॉइंट्स में वैल्यूज आती हैं, तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप फ्लॉट यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग dvi नाम का वेरिएबल स्टोर डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, सम के अंदर दो वैल्यूज को ऐड करना है। अब दो वैल्यूज किसके अंदर पड़ी हुई हैं, जो भी हम लोग वैल्यूज इंटर करेंगे वो x के अंदर और दूसरी y के अंदर चली जाएगी। सेकंड हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है वैल्यूज को। अब x की जो वैल्यू है वो हमने y की वैल्यू को x में से माइनस कर देंगे, तो उसका रिजल्ट सब्ट्रैक्ट के अंदर सब नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मल्ट जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाया हुआ था उसके अंदर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे और जो हमारे पास dvi था उसके अंदर हम लोग इन दो वैल्यूज को डिवाइड कर लेंगे। अब x और y जब प्लस होंगे तो उनकी जो वैल्यू है वो जो उनके लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है सम, उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, x माइनस वाई की सब के अंदर x क्रॉस y की mult मल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर, और डिवाइड की स्टोर हो जाएगी dvi नाम के वेरिएबल के अंदर। अब जितनी भी वैल्यूज हैं वो सम, सब, मल्ट और dvi नाम के वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हैं। अब हमने क्या करना है, इनको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है इन वैल्यूज को। तो सबसे पहले हम लोग printf लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ टू वैल्यूज, तो दो वैल्यूज का सम। अब क्योंकि इसके आगे इंटीजर वैल्यू प्रिंट होके आनी है और उसकी डाटा टाइप हमने इंट रखी हुई है, तो यहाँ पर हम लोग %d यूज करेंगे और आगे जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है। तो रन टाइम पे जब ये आएगा तो लिखा आएगा सम ऑफ टू वैल्यूज इक्वल टू, तो दो वैल्यूज का जो सम होगा वो आगे प्रिंट हो जाएगा। अब हमने जाना है न्यू लाइन के ऊपर, हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो न्यू लाइन पे प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग \n यूज करेंगे ताकि हमें न्यू लाइन पे भेज दे। नेक्स्ट printf करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर आप कोई भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। अब इसकी भी डाटा टाइप इंट थी तो हम लोग इसके लिए भी %d यूज करेंगे, कामा, और अब जो सब्ट्रैक्शन है वो सब नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। printf multiplication of two values %d, और इसका जो रिजल्ट स्टोर है वो हमारे पास mult नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, printf डिवीजन ऑफ टू नंबर्स या टू वैल्यूज इक्वल टू। अब जो डिवीजन है dvi नाम का, जिसके अंदर हमने दो वेरिएबल्स को डिवाइड किया हुआ था, उसकी डाटा टाइप हमने रखी हुई थी फ्लॉट। तो जब डाटा टाइप फ्लॉट होगी तो उसके लिए हम लोग यूज किया करेंगे %f। तो यहाँ पर वो वेरिएबल लिखा करेंगे जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। रन करवाने से पहले हम लोग कंपाइल करेंगे और ये हमें कहेगा कि सेव करें। हमने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है।
अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो ये सबसे पहले हमसे मांगेगा इंटर फर्स्ट वैल्यू, वो हम लोग लिखते हैं 25। इंटर सेकंड वैल्यू, तो हम वो इंटर कर देते हैं 10। अब सम ऑफ टू वैल्यूज क्या है 45। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वैल्यूज क्या है 5। अब ये चीजें न्यू लाइन पे नहीं गई, एक गई है, क्योंकि यहाँ पर हमने ए के अंदर ही पर बैक स्लैश एन यूज किया हुआ था। हम लोग यहाँ पर सभी के अंदर बैक स्लैश एन यूज करते हैं। अब दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करके रन करते हैं। फर्स्ट वैल्यू मैं इंटर करता हूँ 45, सेकंड इंटर करता हूँ मैं 40। तो अब ये सारी न्यू लाइंस पे मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने प्रिंटफ के अंदर बैक स्लैश एन यूज किया हुआ था। तो बैक स्लैश एन क्या करता है कि जो नया मैसेज है उसको न्यू लाइन पे लेके आ जाता है। तो सम ऑफ टू वैल्यूज क्या है 85, सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है 5, और मल्टीप्लिकेशन क्या है 1800, और जो हमारे पास डिवीजन ऑफ टू वैल्यूज आया है वो है 1.00। ये था हमारा एक सिंपल सा कैलकुलेटर, जो हमने सिंपल सा प्रोग्राम बना के सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया। नेक्स्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो कंडीशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे वो सारे बेस कर रहे होंगे कंडीशन के ऊपर। तो हम लोग अब जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग कोई ना कोई कंडीशन यूज करेंगे। अब वो कंडीशन के अंदर हम लोग अपने रिलेशनल ऑपरेटर यूज करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ऑपरेटर्स के ऊपर बहस कर चुके हैं। तो इस टॉपिक्स के अंदर या इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर का है या कंडीशनल स्ट्रक्चर का है, तो उसके अंदर हम लोग जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे वो हमारे बेस कर रहे होंगे कंडीशंस के ऊपर। तो अब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो कोई ना कोई कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगी, तो उनकी बेस के ऊपर हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने एक्शंस को परफॉर्म करेगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। तो जो हमारी प्रॉपर पूरी आउटलाइन है इस चैप्टर की, उसके अंदर हम लोग इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इफ स्टेटमेंट। अब जो हमारी इफ स्टेटमेंट है ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि इसके अंदर इफ के अंदर हम लोग किसी ना किसी तरह का डिसीजन लिया करेंगे। अब जब भी हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे तो उसके अंदर हम लोग कंडीशन का यूज करेंगे। तो कंडीशंस के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और वो स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी इफ कंडीशन ट्रू होगी। हमारा कंट्रोल जो है वो सबसे पहले इफ के अंदर जो लगी हुई हम लोग कंडीशन लगाया करेंगे उसको चेक करेगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू है तो वो इफ के अंदर जितनी भी हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनको एग्जीक्यूट करवा देगा, अदरवाइज वो इफ की बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसके साइंटिक्स के अंदर हम लोग इफ को लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग इफ कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखेंगे। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारी इफ की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। अगर तो कंडीशंस फॉल्स हो जाती है लेट्स सपोज, तो फिर वो उस कंट्रोल की बॉडी के बाहर की जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा, इफ के अंदर की कंडीशंस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमने स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना है तो हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू होनी चाहिए। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डेव ओपन करेंगे, उसके अंदर अपनी सोर्स फाइल को ओपन कर लेंगे। अब हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है कि यूज़र अपने मार्क्स इंटर करे। अगर यूज़र के मार्क्स हों 40 प्लस तो वो डिस्प्ले करवा दे कि कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। अगर उसके 40 से लेस हों, क्योंकि हमारी सिंपल है तो हम सिंपल इफ है तो इसके अंदर हम लोग एक ही कंडीशन का यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल कंडीशन का यूज़ नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोग मल्टीपल कंडीशन पे बेस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर फेल हो तो वो, अगर 40 लेस हो तो वो फेल प्रिंट करवा दे। तो इसके अंदर हमने जस्ट क्या करवाना है, अगर 40 से ज़्यादा हो तो वो क्या करे, पास प्रिंट करवा दे। तो सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखेंगे, और उसकी बॉडी में हमने यूज़र से क्या लेना है, यूज़र से हमने मार्क्स लेने हैं। तो मार्क्स की जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिक होती है।
तो उसके लिए हम लोग इंट डाटा टाइप का मार्क्स वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे। अब हमने यूज़र को मैसेज देना है कि वो अपने मार्क्स इंटर करे, तो मैसेज हमेशा हम लोग प्रिंट एफ के अंदर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मैसेज देते हैं यूज़र को इंटर योर मार्क्स। स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे और इनपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्कैन एफ। डबल कोटेशन के अंदर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, क्योंकि हमने डाटा टाइप इंट यूज़ किया तो %d लिखेंगे। और इसके बाद कनकैटिनेशन साइन के साथ उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ भेजनी है यूज़र से। तो हमने वैल्यूज़ लेके भेजनी है यूज़र से मार्क्स वेरिएबल के अंदर। अब हमने यूज़र से वैल्यू ले ली है मार्क्स की। अब उस यूज़र ने नंबर्स अपने इंटर कर दिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो 40 से प्लस हैं या कम हैं। तो चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे इफ़, पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे मार्क्स ग्रेटर देन 40, कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो 40 से ग्रेटर हों तो वो क्या प्रिंट करवा दे। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट एफ लिखेंगे कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, और एंड पे हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे। अब जब हम लोग इस प्रोग्राम को पहले कंपाइल कर लेंगे, कंपाइल से पहले हम लोग इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं करवा रहा, तो हम इसको रन करवा लेंगे। सबसे पहले वो हमसे मार्क्स मांग रहा है, तो मैं लेट्स सपोज मार्क्स इंटर करता हूँ 56। तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड। जब हमने मार्क्स इंटर किए थे तो वो मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर आ गए। यहाँ पर मार्क्स के अंदर जो मैंने इंटर किए हैं वो 56 हैं और 56 ग्रेटर हैं 40 से, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। तो इसके अंदर जो हमने प्रिंट एफ लिखा है कांग्रेचुलेशन यू हैव पास्ड, तो ये सिंपल सा प्रिंट करवा देगा। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था सिंपल इफ स्टेटमेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है। सिंपल इफ के अंदर क्या होता था कि हम लोग एक ही कंडीशन लगाते थे, अगर वो ट्रू होती थी तो उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखते थे वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारी जो स्टेटमेंट थी, जो हमारा प्रोग्राम था, वो टर्मिनेट हो जाता था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं कि ये टू वे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम लोग ए कंडीशन को यूज़ करेंगे और सेकंड एल्स यूज़ करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो उस कंडीशन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, जो एल्स के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि किसी एक ब्लॉक ने चलना ज़रूर है। अगर इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा तो एल्स स्किप हो जाएगा। अगर इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो एल्स के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले हम लोग डेव के अंदर अपनी सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखते हैं। अब हमने प्रोग्राम बनाना है। अब हमने फाइंड करना है, हम दो नंबर्स लेने हैं यूज़र से और हमने फाइंड करना है कि वो जो दो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हैं तो प्रिंट हो जाए नंबर्स आर इक्वल, अगर वो इक्वल्स नहीं हैं तो नंबर्स आर डिफरेंट प्रिंट हो जाए। तो अब हमने दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करवाना है। तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हम लेट्स सपोज हम लोग x और y दो वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। अब हमने यूज़र से पहले नंबर x के अंदर वैल्यू रखवानी है, तो यूज़र को मैसेज देंगे इंटर फर्स्ट वैल्यू स्कैन एफ से हम लोग वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। फिर हम लोग दूसरी वैल्यू के लिए यूज़र को कहेंगे कि वो इंटर सेकंड वैल्यू कर दे। स्कैन एफ से हम लोग दूसरी वैल्यू को भी इंटर करवा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी इफ कंडीशन लगाते हैं
इफ इक्वालिटी चेक करने के लिए हम लोग डबल इक्वल टू साइन यूज करेंगे। और यहाँ पर हम लोग प्रिंट करवा देंगे नंबर्स आर इक्वल। तो एल्स के अंदर हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ नंबर्स आर नॉट इक्वल। एंड पे हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं स्टेटमेंट के। अब हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो अब हम लोग इसको रन करेंगे तो सबसे पहले हमसे वो मांगेगा कि फर्स्ट वैल्यू एंटर कर। लेट्स सपोज मैं 5 एंटर करता हूँ, सेकंड 4 करता हूँ, तो नीचे क्या प्रिंट हो गया, नंबर्स आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशन है ये गलत हो गई थी। अब नेक्स्ट हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं। तो मैं फर्स्ट भी 5 एंटर करता हूँ, सेकंड भी 5। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू है, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो ये नंबर्स क्या आ जाएंगे, नंबर्स आर इक्वल। एल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, फिर हमने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ी थी, और आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हों और उनमें से किसी एक ब्लॉक को हमने चूज़ करना हो। इफ एल्स इफ के अंदर हम लोग सिंपल, जब हम लोग इफ एल्स यूज़ करते थे या इफ यूज़ करते थे, वहाँ पर हम लोग एक कंडीशन यूज़ करते थे। अगर हमने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कंडीशंस को यूज़ करना है तो वहाँ पर हम लोग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर भी स्टेटमेंट वही एग्जीक्यूट होगी जिसकी कंडीशन ट्रू होगी। अब इसके साइंटिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले तो इफ सिंपल कीवर्ड यूज करेंगे और उसके आगे कंडीशन लिखेंगे और उसकी स्टेटमेंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हमने कोई और स्टेट कंडीशंस भी लगानी है तो वहां पर हम लोग एल्स इफ का यूज करेंगे और उसके आगे कंडीशंस लिखेंगे। इस तरह हम लोग मल्टीपल कंडीशंस को लिख सकते हैं और एंड पे हम लोग एल्स का यूज करेंगे। अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो जो एल्स के अंदर हमने स्टेटमेंट्स लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने डेव को ओपन कर लेंगे। डेव को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल बनाते हैं। आज हमने प्रोग्राम लिखना है कि अगर यूज़र्स अपने मार्क्स इंटर करें और अगर उसके मार्क्स 90 से ज़्यादा हों तो ए प्लस प्रिंट करवा दे, अगर वो 80 से ज़्यादा हों तो वो ए प्रिंट करवा दे, अगर 60 से ज़्यादा हों तो वो बी प्रिंट करवा दे, इसी तरह अगर 40 से लेस हो तो वो क्या करे, फेल प्रिंट करवा दे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमने यूज़र से मार्क्स लेने हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो अपनी प्री प्रोसेसर लाइब्रेरीज इंक्लूड करवा लेंगे प्रोग्राम के अंदर। फिर हम लोग अपना मेन फंक्शन लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग कोड करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़र से मार्क्स लेंगे। इंटर योर मार्क्स, स्कैन ऐप के थ्रू हम लोग वो इंटर करवा लेंगे। अब हमने क्या देखना है कि अगर हमारे मार्क्स क्या हों, ज़्यादा हों 90 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, ए प्लस ग्रेड। हमने मल्टीपल कंडीशंस यूज़ करनी है तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम लोग एल्स इफ लिखते हैं। अगर हमारे मार्क्स क्या हों, ग्रेटर हों 80 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, ए ग्रेड। अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर हों 70 से, तो क्या प्रिंट हो जाए, बी ग्रेड। और अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर हों 60 से,
तो फिर सी ग्रेड प्रिंट हो जाए। अगर जो हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर हों 50 से, तो डी ग्रेड प्रिंट हो जाए। अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो 40 से ज़्यादा हों, ग्रेटर हों 40 से, तो क्या प्रिंट हो जाए? ई ग्रेड प्रिंट हो जाए। और अगर हमारे मार्क्स हों 40 से कम, तो एल्स क्या हो? प्रिंट एफ, वो एफ ग्रेड प्रिंट करवा दे। अब हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल कर लेंगे। तो यहाँ पर ये एरर शो करवा रहा है। मार्क्स के एंड पे हमने सेमीकोलन यूज नहीं किया था। दोबारा हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। एल्स इफ के दरमियान हमने स्पेस यूज करनी थी, वो हमने नहीं की, जिसका एरर शो करवा रहा है। तो हम लोग इसके दरमियान स्पेस डाल लेंगे, फिर हम लोग कंपाइल करेंगे। अब ये कोई एरर शो नहीं करवा रहा, तो हम लोग रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अपने मार्क्स इंटर करता हूँ 50, तो ये ई ग्रेड प्रिंट करवा देगा, क्योंकि हमने क्या रखा हुआ है कि अगर मार्क्स 60 से ज़्यादा हो तो सी, अगर 50 से ज़्यादा हो तो वो फिर क्या प्रिंट करवाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि हमने 50 अगर हम लोग इक्वल टू यूज़ करते तो फिर इसने डी ग्रेड प्रिंट करवाना था। तो अगर हमारे 40 से ज़्यादा हो तो फिर ई, तो ये ई कैटेगरी के अंदर आता है। हम लोग दोबारा इसको रन करते हैं। अब मैं मार्क्स इंटर करता हूँ 35, तो ये एफ ग्रेड प्रिंट करवा देगा, क्योंकि हमारी जो लास्ट कंडीशन थी वो थी अगर 40 से ज़्यादा हो तो ई ग्रेड, अदरवाइज अगर 40 से कम हो तो वो क्या करेगा? एफ ग्रेड को प्रिंट करवा देगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट क्या होता है? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं इफ विद एन इफ, कि अगर हम लोग एक इफ के अंदर, इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ को लगा दें तो उसको हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगी हमारी इफ? सबसे पहले वो जो आउटर इफ है, जो सबसे पहले हमने इफ लगाई हुई थी, उसकी कंडीशन को चेक करेगा। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है फिर वो इनर इफ को चेक करेगा। ठीक है, अगर तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो इफ की बॉडी से निकल के एल्स पे आ जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है इनर इफ तब एग्जीक्यूट होगी जब जो हमारी आउटर इफ की कंडीशन है वो ट्रू होगी। अदरवाइज क्या करेगा? वो स्किप करके इफ के अगले ब्लॉक पे आ जाएगा। वो अपने जो इनर है, जो उसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो अगर बाहर वाली जो आउटर इफ है उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो इनर इफ की कंडीशन को चेक करेगा। अगर इनर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई है तो उसके रेलिवेंट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज वो फिर इफ की कंडीशन से बाहर आ जाएगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने नंबर्स को चेक करना है, 3 नंबर्स को, वो इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं थ्रू नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करवा लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर मेन फंक्शन लिख लेंगे। मेन फंक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल्स क्रिएट करवा लेंगे ताकि हम लोग वैल्यूज ले सकें। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंटर 3 नंबर्स, के यूज़र क्या करे? 3 नंबर्स इंटर करे। तो स्कैन एफ के अंदर हम लोग एक ही बार में तीनों वैल्यूज इंटर करवा लेंगे। कंकैटिनेशन सी, तो अब ए, बी और सी की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी एक ही स्टेटमेंट से। अब हमने क्या करना है? हम लोग लिखते हैं इफ अगर ए इक्वल हो बी के, तो फिर क्या करें? ये इफ के अंदर आ जाए। वहां पर हम लोग लिखते हैं इफ अगर ए इक्वल टू बी है और ए जो हमारा है वो इक्वल टू सी है, तो फिर क्या हो? तो प्रिंट हो जाए
जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो इक्वल हैं। एल्स क्या होगा कि वो जो नंबर्स हैं वो इक्वल नहीं हैं, वो क्या है, नंबर्स आर डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग आउटर इफ की बॉडी से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग एल्स लिखेंगे, तो इसके अंदर हम लोग प्रिंट एफ करवा देंगे, नंबर्स आर डिफरेंट। अब ये एग्जीक्यूट कैसे होगा कि हमने चेक करना था कि 3 नंबर्स यूजर इंटर करे और हमने फाइंड करना था ये इक्वल हैं या नहीं थ्रू नेस्टेड इफ के। सबसे पहले तो हम लोग 3 नंबर्स इंटर करेंगे। अब वो चेक करेगा ए और बी की वैल्यू अगर तो इक्वल होगी फिर वो इनर इफ के अंदर आ जाएगा, और अगर ए की वैल्यू सी के भी इक्वल होगी तो वो प्रिंट करवा देगा ऑल नंबर्स आर इक्वल। अगर ये सी के इक्वल नहीं है तो 3 नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है तो ये एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो अगर यही पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर भी प्रिंट हो जाएगा कि जो नंबर्स हमारे पास हैं वो इक्वल नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये एरर शो करवा रहा है प्रिंट एफ ऑल नंबर्स आर इक्वल पे। तो यहाँ पर हमने यूज करनी थी डबल कोटेशन, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिखनी थी। अब हम लोग इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। अब कोई एरर नहीं तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लेट्स सपोज इंटर करते हैं 45, दूसरा नंबर 12 और तीसरा नंबर हम लोग 23। अब इसने क्या कर दिया है, नंबर्स आर डिफरेंट। अब ये चला कैसे है प्रोग्राम, सबसे पहले 45 ए की वैल्यू है और जो 12 इंटर की थी वो बी के अंदर गई थी, तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है, हमारी आउटर इफ ही रॉन्ग हो गई है। तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, अब ये इनर नहीं चलेगी, अब इसने प्रिंट करवा दिया नंबर्स आर डिफरेंट। लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, चारों नंबर्स इक्वल प्रिंट करवा देते हैं, इक्वल इंटर करते हैं। तो अब क्या है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। अब तीनों की जो वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। ये सबसे पहले आउटर इफ को चेक करेगा, ए की और बी की वैल्यू इक्वल है, फिर इनर के अंदर आ जाएगा ए की वैल्यू सी के इक्वल है, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा, नंबर्स आर इक्वल। हम लोग पढ़ेंगे लूप कंस्ट्रक्ट्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डिसीजन कंस्ट्रक्ट्स क्या होते हैं। उनके अंदर हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, इफ और स्विच स्टेटमेंट्स पढ़ी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लूप कंस्ट्रक्ट्स को। लूप हम लोग वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमने स्टेटमेंट्स जो हमारे पास हैं उनको रेपिटेडली एग्जीक्यूट करवाना हो। अगर किसी स्टेटमेंट को हमने एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना है तो वहां पर हम लोग लूप यूज करेंगे। लूप का बेसिकली दो पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। या तो अगर हमने स्क्रीन के ऊपर अगर कोई मैसेज है हमारे पास, उसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है तो वहां पर भी हम लोग लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हमने किसी नंबर्स के सीक्वेंस को एक सीक्वेंस के साथ प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो वहां पर भी हम लोग लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 तरह के लूप्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले है हमारे पास व्हाइल लूप, सेकंड है डू व्हाइल लूप और थर्ड है फॉर लूप। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग व्हाइल लूप को प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। व्हाइल लूप हम लोग के आम अल्फाज में कहते हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लूप है उसको हम लोग व्हाइल लूप का नाम देते हैं। व्हाइल लूप तब तक स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता रहता है जब तक इसके अंदर जो हम लोग कंडीशन लगाया करेंगे वो ट्रू रहेगी। जब कंडीशन फॉल्स होगी तब ये लूप अपनी तब जो हमारा कंट्रोल है वो लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। अदरवाइज जो हमारा कंट्रोल है वो बार बार कंडीशंस को, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा जब तक जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू रहेगी। अब हम लोग इस प्रोग्राम को, इस लूप को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग सोर्स फाइल को क्रिएट कर लेंगे। तो ऊपर अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेंगे, फिर हम लोग मेन फंक्शन लिख लेंगे। हमने प्रोग्राम बनाना है कि 1 से लेकर 10 तक एक सीक्वेंस के साथ जितनी भी वैल्यूज हैं हमने उसको प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे जिसके ऊपर हमने लूप को चलाना है, और 1 से लेकर क्योंकि 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो n को हम लोग वैल्यू दे देंगे 1। फिर हम लोग वाइल लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लगाएंगे।
अब हमने 10 तक वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं n लेस देन 10। जब तक n की वैल्यू 10 से कम होगी तब तक क्या प्रिंट करवाता रहे, प्रिंट एफ हो जाए जी हमारा %d, और हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बैकस्लैश n का, ताकि न्यू लाइंस पे चला जाए, और यहाँ पर हम लोग n की वैल्यू को प्रिंट करवाते रहेंगे। और लास्ट पे हम लोग n के अंदर यूज करेंगे, n का इंक्रीमेंट करवा देंगे, ताकि हर बार ये क्या करे, वैल्यूज को a का इंक्रीमेंट करवा दे। अब जब हम लोग पहले तो प्रोग्राम को कंपाइल कर लेते हैं, अब हम लोग इसको रन करवा लेते हैं, तो ये 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज ने इसने एक सीक्वेंस के अंदर प्रिंट करवा दी है। अब ये प्रोग्राम असल में वर्किंग कैसे करता है, सबसे पहले क्या करेगा, ये कंडीशन को चेक करेगा, n के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 1 लेस देन 10 है, तो ये प्रोग्राम वाइल की बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो n की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। इसके बाद n के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, 1 से वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, फिर ये कंट्रोल वापस वाइल पे आके कंडीशन चेक करेगा, 2 लेस देन 10 है, तो फिर ये क्या करेगा, कंडीशन ट्रू है, और ये वाइल की बॉडी के अंदर आके n की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट क्या होगा, n की वैल्यू 3 हो जाएगी, ये फिर क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, ये हर बार कंडीशन को चेक करता रहेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवाता रहेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये वाइल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। डू वाइल लूप क्या होता है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि लूप क्या होता है और वाइल लूप क्या है और लूप्स की कितनी टाइप्स हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि डू वाइल लूप क्या है और ये कैसे वर्क करता है। डू वाइल लूप को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास एक आइटरेटिव कंट्रोल है सी लैंग्वेज के अंदर। अब ये लूप भी कैसे एग्जीक्यूट होगा, ये लूप भी सेम उसी तरह ही वर्किंग करेगा जिस तरह हमारा जो था वाइल लूप काम करता था। हमारा वाइल लूप कैसे काम करता था कि हमारा जो कंट्रोल था वो कंडीशन को चेक करता था, और जब तक कंडीशन ट्रू थी हमारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा। लेकिन डू वाइल के अंदर थोड़ी सी वर्किंग डिफरेंट होगी। डू वाइल के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले क्या करेगा कि जो हमारा डू वाइल लूप है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट, फर्स्ट वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर क्या करेगा, फिर वो लूप की बॉडी से बाहर आकर कंडीशन को चेक करेगा। इसका मतलब ये है कि आपकी स्टेटमेंट्स एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर एग्जीक्यूट होंगी अगर लूप की कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो इसका हमारे पास साइंटिक्स है कि सबसे पहले हम लोग डू लिखेंगे, और फिर बॉडी के अंदर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, और एंड पे हम लोग कंडीशंस को लगाया करेंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल जो है दोबारा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवा देगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम लोग एक सिंपल प्रोग्राम से इस डू वाइल लूप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेंगे, फिर हम लोग मेन फंक्शन लिख लेंगे। अब हमने प्रोग्राम बनाना है कि हमने नंबर्स को एक सीक्वेंस के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवाना है 10 से लेकर 1 तक। तो हम लोग उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे। लेट्स सपोज हम लोग x नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। x को हम लोग वैल्यू दे देते हैं 10। अब हमने क्या करना है कि हमने वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, x की जो वैल्यू है एक तरतीब के साथ, कि सबसे पहले वो 10 प्रिंट करे, फिर 9 प्रिंट करे, फिर 8 प्रिंट करे, 1 तक ये सीरीज चले। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले डू लिखेंगे और फिर इसकी बॉडी स्टार्ट करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम लोग लिखेंगे %d, क्योंकि ये हमारी इंटीजर वैल्यू है। फिर हम लोग प्रिंट करवा देंगे x को। बैकस्लैश n हम लोग न्यू लाइन पे जाने के लिए यूज करते हैं। और फिर अब क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में आना है तो x के अंदर हम लोग डिक्रीमेंट करवाएंगे। अब हम लोग लूप की बॉडी से बाहर अगर अब हम लोग लिखेंगे वाइल, और इसके अंदर कंडीशन लगा देंगे। अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि x की वैल्यू जब तक ग्रेटर इक्वल टू 1 हो तब तक ये हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहे। अब हम लोग इसको सबसे पहले तो कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पर ये एरर शो करवा रहा है। क्या एरर शो करवा रहा है, यहाँ पर हमने सेमीकोलन यूज करना था।
अब हम लोग इसको रन करवा लेते हैं तो इसने 10 से लेकर 1 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करवा दी हैं। अब ये प्रोग्राम असल में वर्क कैसे कर रहा है कि एक्स के अंदर सबसे पहले वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज करवाई थी वो थी 10, तो ये प्रोग्राम लूप की बॉडी में आएगा कंट्रोल, तो ये एक्स की वैल्यू 10 को प्रिंट करवा देगा। अब ये 10 में से एक डिक्रीमेंट होगा, एक्स की वैल्यू अब 9 हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा 9 ग्रेटर देन 1 है तो ये कंडीशन ट्रू है, ये दोबारा आ जाएगा यहाँ पर और फिर एक्स की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। फिर एक डिक्रीमेंट करवाएगा, 8 रह जाएगा, 8 की कंडीशन भी ट्रू है, लेस देन ग्रेटर देन 1 है तो फिर दोबारा। अब जब तक ये 0 नहीं होगा, 0 ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो तब तक जितने भी नंबर्स होंगे उनको प्रिंट करवाता रहेगा। कि फॉर लूप क्या होता है। अब फॉर लूप हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने स्टेटमेंट्स को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट करवाना हो। इस लूप को हम लोग काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि इस लूप को हम लोग काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं, तो ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स हैं वो फॉर लूप को ही यूज़ करते हैं। अब फॉर लूप के अंदर हम लोग 3 चीज़ों को एक ही जगह पर लिखेंगे, इनिशियलाइजेशन को, कंडीशन को, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को। अब जब हम लोग डू वाइल लूप या वाइल लूप यूज कर रहे थे तो वहां पर इनिशियलाइज हम लोग किसी और जगह करवाते थे, कंडीशन हम लोग वाइल के अंदर लगाते थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग बॉडी के अंदर लगाते थे। लेकिन फॉर लूप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों चीजें एक ही जगह पर लिख देंगे। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपका लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट कंडीशन है तो किस किस कंडीशन पे आपका जो लूप है वो बेस करेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब है कि जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हो उसके अंदर आपने वैल्यूज को इंक्रीज करवाना है या डिक्रीज करवाना है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी फॉर लूप की तो फिर जो हमारा कंट्रोल है वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाएगा और उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करवा देगा। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग अपनी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिख लेंगे, फिर हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे। अब हमने प्रोग्राम बनाना है कि यूजर क्या करे, यूजर रन टाइम पे कोई नंबर इंटर करे और जो भी वो नंबर इंटर करे उसका जो टेबल है वो प्रोग्राम डिजाइन कर दे रन टाइम के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं एक्स नाम का, जो यूजर नंबर इंटर करेगा तो हम लोग एक्स के अंदर उसे स्टोर करवा लेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यूजर से मांगते हैं कि वो क्या करे, इंटर एनी नंबर, कि वो कोई भी नंबर इंटर करवा दे। अब हमने क्या करना है कि अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है जिसके ऊपर हमने लूप को चलाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक आई नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे फॉर लूप। सबसे पहले हम लोगों ने आई को इनिशियलाइज करवाना है 1 से, क्योंकि टेबल हमारा 1 से स्टार्ट होता है। फिर हम लोग करेंगे आई जब तक लेस देन हो, इक्वल टू हो 10 तक, और फिर आई के अंदर क्या हो, हर बार इंक्रीमेंट होता जाए। तो फिर क्या हो, प्रिंट एफ करवा दे। अब हमने टेबल प्रिंट करवाना है परसेंटेज डी एक वैल्यू के लिए, और फिर मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर हम लोग परसेंटेज डी दूसरी वैल्यू के लिए, फिर हम लोग इक्वल यूज करते हैं, और फिर परसेंटेज डी जो इनका रिजल्ट है उसके लिए। यहाँ पर परसेंटेज डी, जो फर्स्ट परसेंटेज डी है उसके अंदर तो हम लोग वो नंबर लिखेंगे जो यूजर इंटर करेगा, तो वो नंबर जाएगा एक्स के अंदर। फिर हम लोग आई इंटर करेंगे जिसके ऊपर हर बार हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर हमने क्या करना है, जो यूजर ने नंबर इंटर किया है और जो इसके ऊपर लूप चल रहा है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, x मल्टीप्लाइड बाय आई। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को कंपाइल करवा लेते हैं, रन करवाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं इंटर करता हूँ 4, तो ये क्या करेगा, इसने 4 का जो है वो टेबल है वो बना दिया है। अब क्योंकि हमने बैक स्लैश एन यूज नहीं किया था तो ये क्या करेगा, एक ही लाइन के अंदर इसने सभी को प्रिंट करवा दिया है।
हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर \n का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग दोबारा इसे कंपाइल रन करवा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटर करते हैं 6। अब इसने मुकम्मल जो है 6 का टेबल डिज़ाइन कर दिया है।